गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अंतिम क्लास में बच्चों अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत हमने लेसन के बीच में बनने वाले जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे या न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने समझा था। आज अपने बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 के एग्जाम्पल्स की, और आफ्टर देन अपने बात करेंगे उस लेसन के बाद के जो आगे प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि अपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ने और कौन कौन से आगे वाले क्वेश्चन पढ़ने। पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कि इस लेसन में एग्जाम्पल 3, 4, 6, 7, 8, 9 ये आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो 2, 7, 9, 10, 13 और 28 ये आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तो आप इसको एक बार से अच्छे से नोट कर लीजिए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ने हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस लेसन के भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ते हो उसके लिए आवश्यक होता है कि उस लेसन की जो थ्योरी है ना वो आपकी कंप्लीट हो। थ्योरी हमने प्रत्येक लेसन की ऑफलाइन क्लास में सीख ली थी, तो आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। और यदि लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया है, सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद हैं, तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल नंबर होगा 3 अपने पास। तो इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं तो बहुत आसान, लेकिन उसमें नंबर कटने की प्रबल संभावना होती है। और हाँ कटते हैं, जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, माइनर मिस्टेक होती हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ, उसके ऊपर हमें मुख्य फोकस रखना है, जैसे प्लस और माइनस को लेकर के। तो पहली बात तो ये कि अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या बोले तो किसका मान है, ये आर का मान है। आर का मान बच्चों 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल दर्पण लिए यहाँ पे मान होता है माइनस में। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे गिवन दैट क्या है। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन वो किस में है, माइनस में। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहली बार आपको वस्तु रखनी है 10 सेंटीमीटर पे और दूसरी बार रखनी है 5 सेंटीमीटर पे। तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो वस्तु की स्थिति बच्चों हमेशा u से रिप्रेजेंट होती है, u का मान हमेशा माइनस में होता है। तो पहले आपने वस्तु को रख दिया कहां पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो एक दर्पण था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, वस्तु रख दी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आपको ज्ञात करना है स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थिति का मतलब होता है बच्चों v का मान ज्ञात करना। आवर्धन का मतलब होता है m का मान ज्ञात करना। और प्रकृति का मतलब ये होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, ये प्रकृति का मतलब होता है। तो पहले आप ज्ञात करो स्थिति का मतलब ये हो गया कि आपको v का मान ज्ञात करना है। तो आपको r और f दे रखा है, r और u दे रखा है, v का मान ज्ञात करना है। यदि आपको r दे रखा है ना तो आप f ज्ञात कर सकते हो। f क्या होता है, r का आधा होता है, -15/2 सेंटीमीटर हो गया, f का मान हो गया। तो f दे रखा है, u दे रखा है, v ज्ञात करना है। लेकिन बात हो रही है जी दर्पण की। तो एक दर्पण के लिए दर्पण समीकरण क्या होती है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ज्ञात क्या करना है, v का मान ना। तो 1/v ऐसा करो आप, ये बन जाएगा आपका पक्षांतरण करोगे 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो राशि आपको ज्ञात करनी होती है वो विद साइन नहीं रखी जाती, लेकिन जो राशि आपको दे रखी होती है वो विद साइन रखी जाती है। जैसे आपको v ज्ञात करना है तो v का यहाँ पे v रहेगा, f के स्थान पे आपको माइनस का 15/2 रखना होगा, -15। और ये बच्चों 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस u का मान माइनस का 10 रखना होगा। तो एक तो बाहर वाला माइनस है और एक ये माइनस का 10 हो गया। तो 1/v का मान बच्चों इतना बनेगा, माइनस का 2/15 माइनस माइनस प्लस 1/10 हो गया। तो यहाँ से आप 1/v का मान ज्ञात करो तो लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 30। लघुत्तम 30 आएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, प्लस का ये 3 बन जाएगा। तो 1/v यहाँ से मान कितना बनेगा, माइनस का 1/30। और यहाँ से यदि आप v का मान निकालते हो, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 30। और ये मान आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि दूरी वगैरह आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये अपनी स्थिति आ गई। माइनस का निशान ये बताता है कि जो भी दर्पण रखा हुआ है ना, दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। दर्पण के सामने ही आपका बिंब रखा हुआ था और दर्पण के सामने ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। ओके,
ज्ञात करते हैं आवर्धन क्षमता एम। एम का सूत्र क्या होता है, दर्पण के लिए होता है माइनस का वी बटे यू। एम इज इक्वल माइनस वी का मान कितना है, वी का मान माइनस का 30 है, यू का मान कितना है माइनस का 10 है। माइनस से माइनस खत्म, एम का मान कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ये आपका तीसरा आंसर आ गया। अब बच गया जी प्रकृति। प्रकृति को लेकर के हमेशा मिस्टेक रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। देखिए यहाँ पे बच्चे दो प्रकार से सोचते हैं बात को, कैसे कि v का मान माइनस में और m का मान माइनस में। अब मोस्टली मैंने बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है कि v का मान माइनस में है ना, इसलिए वो क्या लिखेंगे, माइनस तो किसके लिए होता है, माइनस वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं। तो बच्चे v के माइनस को देख के हुए और उसकी प्रकृति बताते हैं कि वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। ये जो v के साथ माइनस होता है वो सिर्फ ये बताता है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है। ये सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति को बताएगा, प्रतिबिंब की लोकेशन को बताएगा कि दर्पण के सामने बना है या दर्पण के पीछे बना है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि यहाँ पे प्लस होता ना तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता कि बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है मतलब बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के सामने है। तो फिर ये प्रकृति कौन बताएगा, प्रकृति ये बताता है आवर्धन क्षमता के साथ में। आवर्धन क्षमता के साथ में यदि प्लस वैल्यू होती है तब तो प्रतिबिंब बनता है आपका सीधा, और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। यदि ये वैल्यू माइनस में दे रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ होगी और ऐसा क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। आवर्धन क्षमता, उसकी प्रकृति या स्थिति, तो ध्यान रखना प्रकृति का पता चलता है एम से। एम प्लस है तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा, एम माइनस है तो वास्तविक व उल्टा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे चाहे आवर्धन क्षमता पूछ ले और आपसे चाहे प्रकृति पूछ ले, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूछे आपको ज्ञात तो एम ही करना पड़ेगा, क्योंकि एम से ही आपकी प्रकृति और आवर्धन क्षमता दोनों निकल के आएंगी। और स्थिति का मतलब होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पे है, स्थिति का मतलब होता है कि v का मान क्या है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन था। बच्चों मैंने आपको 10 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन करवा दिया है, 5 सेंटीमीटर वाला आप खुद से करोगे। क्या कि u का मान आपको अगली बार कितना कर देना है, माइनस का 5 सेंटीमीटर कर देना है, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये अपने पास था एग्जाम्पल नंबर 3। अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी कार के पार्श्व दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पार्श्व बोले तो जो साइड में लगा हुआ है वो, पार्श्व दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, यानी कि आपको आर का मान दे रखा है 2 मीटर। कल हमने बात की थी कि गाड़ी के जो पार्श्व में जो दर्पण लगा होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल की वक्रता त्रिज्या बच्चों प्लस में होती है। तो आर का मान यहाँ से 2 मीटर है, तो एफ का मान ज्ञात कर सकते थे, आर बटे 2 बोले तो 2/2 यानी कि आ जाएगा 1 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी है उस दर्पण की, 1 मीटर है। इसमें किसी धावक को 5 मीटर प्रति सेकंड से अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। कंडीशन क्या है, एक गाड़ी है, गाड़ी के साइड में दर्पण लगा हुआ है, पीछे एक व्यक्ति था, पीछे ये गाड़ी हो गई, सॉरी ये गाड़ी हो गई, गाड़ी का दर्पण हो गया, पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, अपनी ओर आता हुआ आप उसको देखते हैं। तो आपको क्या महसूस होगा कि दर्पण के अंदर जो उस धावक का प्रतिबिंब बनता है ना, वो भी थोड़ा हमें बड़ा होता हुआ नजर आता है, थोड़ा अपनी ओर आता हुआ महसूस होता है, बड़ा होता हुआ नजर आता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो धावक दौड़ के आ रहा है ना पीछे से, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से गति करेगा, हम देखते हैं कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है, ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर चल के आए, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसका प्रतिबिंब किस वेग से आगे बढ़ता है। जबकि धावक दर्पण से 39 मीटर पे है, अगली बार 29 मीटर पे है, या 19 मीटर पे है, या 9 मीटर पे है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, गाड़ी है, साइड में दर्पण लगा हुआ है, पीछे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बना वो किस रफ्तार से दौड़ता हुआ आपको नजर आएगा, प्रतिबिंब की वेलोसिटी यानी कि उसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 4 अलग अलग कंडीशन है, मैं आपको कोई भी एक कंडीशन बता देता हूं, बाकी बचे तीनों सेम होंगी, तो एक को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगी। कंडीशन ये थी कि सपोज दैट ये एक दर्पण है, उत्तल दर्पण है गाड़ी वाला, यहां पे एक धावक है,
और ये दावक कितनी दूरी पे है, ये दावक 39 मीटर पे है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब यहां बना, उत्तल है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। और ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना, ये प्रतिबिंब हमें नहीं पता कितनी दूरी पे बना, मान लो x दूरी पे बना। ठीक है, दावक 1 सेकंड में कितनी चलकर है, 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड चल के आता है। यदि स्टार्टिंग में दावक यहां पे था, जरा गौर से सुनना बात को, इसका बेसिक समझना, पहले कंसेप्ट समझना इसका। दावक पहले यहां पे था, 1 सेकंड बाद कहां मिलेगा वो, 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर की दूरी तय कर चुका है और दर्पण की ओर आता है, तो ये 5 मीटर दर्पण की ओर मिलेगा। तो अब 1 सेकंड बाद दावक यहां पे आ गया, तो दर्पण की और दावक के बीच की दूरी बच्चों कितनी बचेगी, टोटल 39 थी, 5 उसने कवर कर ली 1 सेकंड में, तो अब ये कितनी बची, 34 मीटर बची। तो पहले 39 मीटर पे था, 39 मीटर पे था दावक, लेकिन 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर दर्पण की ओर आ गया, तो दर्पण से कितनी दूरी पे बचा, 34 मीटर की दूरी पे बचा। जब दावक यहां इस पॉइंट पे था, प्रारंभ में ए पॉइंट पे था, तो उसका प्रतिबिंब बन गया था ए डैश पे। जब ये दावक आपका बी पॉइंट पे है, तो मान लो इसका प्रतिबिंब कहां बना है, बी डैश पे। ओके, 1 सेकंड में दावक ने इतनी दूरी तय की है। 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेग होती है, मीटर प्रति सेकंड। इसी बात को समझना है सिर्फ। 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो दावक ने 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की थी, मतलब उसकी वेलोसिटी, वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। यही बात आपको यहां देखनी है। पहले दावक का प्रतिबिंब यहां पे था, 1 सेकंड बाद उसका प्रतिबिंब यहां पे आ गया, तो मतलब प्रतिबिंब ने 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ली, और यही तय की गई दूरी उस प्रतिबिंब का क्या बन जाएगी, वेग बन जाएगी। तो प्रतिबिंब 1 सेकंड में कितना आगे ट्रांसफर हो गया, वही उसका क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, यह प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, ये प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, और दोनों को घटा देना है। मतलब पहले दावक को यहां रखो, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लो, फिर दावक को यहां रखो, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लो, फिर दोनों का अंतराल कर देना, वही उनके बीच की दूरी आएगी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी आएगी, और वही उसका वेग आएगा। कहने का मतलब 2 बार आपको प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करनी है। पहले कब, जब u का मान कितना होगा, 39, तब आपको v ज्ञात करना है, और अगली बार u का मान कितना होगा, 34, तब आपको v ज्ञात करना है। चलिए बात करते हैं भाई, पहले u का मान कितना लोगे, u का मान बच्चों ले लिया 39 मीटर, u हमेशा माइनस में होता है, उत्तल दर्पण है तो f का मान प्लस में रहेगा। चलिए v का मान ज्ञात करते हैं, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v बराबर क्या बचेगा, 1/f माइनस 1/u बच जाएगा। तो 1/v ज्ञात करना है, f का मान कितना, 1 है, ठीक है, माइनस u का मान कितना, माइनस का 39 मीटर है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस बन गया 1/39, यहां से 39 आपका क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, तो 1/v बराबर आ जाएगा बच्चों 39, आपका एलसीएम आ गया, 39 प्लस 1 ये हो गया 40। तो v का मान यहां से निकालोगे ना, तो 39/40 मीटर, ये v का मान आ गया मीटर में। ये पहली अवस्था में आपकी स्थिति आ गई, यहां ये दूरी निकल के आ गई, जिसको आपने x बोला है ना, उसका मान आ गया 39/40 मीटर आ गया। अब क्या करोगे, वस्तु को रखो, यानी कि दावक को रखो 34 मीटर पे, तब ज्ञात कर लो। मैं यहीं से अरेंज कर देता हूं, ये अपने पास में सूत्र है सीधा, यहीं से मैं आपको दोबारा, ये v था ना, इसको आप v डैश मान लो भाई नई पोजीशन के लिए, तो ये बन जाएगा 1/f, f का मान 1 है, माइनस u का मान अगली बार कितना करना है, माइनस का 34 करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से बच्चों आप सीधा ज्ञात करोगे ना, तो 34 लघुत्तम आ जाएगा, 34 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 35, और v डैश का मान कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 34/35, उल्टा कर दिया मैंने मीटर के अंदर। ये नई पोजीशन आ गई है किसकी, दावक की, प्रतिबिंब की। पहले प्रतिबिंब 39/40 दूरी पे था, अब प्रतिबिंब 34/35 दूरी पे। दोनों का अंतराल कर दो भाई, 1 सेकंड में तय दूरी ज्ञात कर दो। 1 सेकंड में तय दूरी कैसे ज्ञात करोगे, पहले वाली दूरी में से, यानी कि 39/40 थी, 39/40 में से घटा दोगे किसको,
34/35 को, और बच्चों ये घटाओगे ना तो ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। इसका आप लघुत्तम वगैरह लेकर के सोल्व करोगे ना तो 1/280 मान आएगा, और ये 1 सेकंड में तय की गई दूरी है अतः मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा, जो कि अपने लिए वेलोसिटी यानी कि उसका वेग, जिसको मैं कैपिटल वी बोल देता हूँ, ये प्रतिबिंब के लिए आपका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो ये अपना इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 1/280 मीटर प्रति सेकंड। तो धावक दौड़ता है 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो उसका प्रतिबिंब दौड़ेगा 1/280 मीटर प्रति सेकंड से। ये 39 को लेकर के मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अब आप क्या करोगे, 29 वाला मान लेकर के सोल्व करोगे। मतलब पहले 29 मीटर की दूरी पे मानोगे धावक को, 1 सेकंड बाद कितने पे मानोगे, 1 सेकंड बाद 24 मीटर पे मानोगे, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले में पहले धावक को मानोगे 19 मीटर पे, 1 सेकंड बाद मानोगे 14 मीटर पे, क्योंकि 5 तो कम करना है हर सेकंड। यहाँ पे पहले धावक को 9 मीटर पे मानोगे और बाद में कितना मान लोगे, 4 मीटर पे मान लोगे। तो इस प्रकार की सारी वैल्यू रख के आपको बार बार कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब एक सवाल में ही 4 सवाल हैं, एक मैंने आपको बता दिया, बच गए 3 है, वो आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4 था। आइए अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, वायु में एक बिंदु स्रोत रखा हुआ है, ये रहा, प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पे गिरता है। ये कोई कांच की एक पट्टिका है, गोलीय लेनी है, लेकिन ये कोई गोलीय कांच की पट्टिका है, इस पट्टिका के ऊपर गिरता है, ठीक है। इसके लिए अपवर्तनांक है ना वो 1.5 है, इसकी वक्रता त्रिज्या है बच्चों वो 20 है। प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी 100 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत और कांच के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। ध्यान रखना यहाँ पे बात लेंस की नहीं हुई है, यहाँ पे बात गोलीय कांच की पट्टिका की हुई है। कांच का कोई गोलीय पृष्ठ है। अपने पास 2 कंडीशन होती है, सिंपल एक कांच का टुकड़ा होता है एक बात, और दूसरी बात अपने पास कोई लेंस होता हो। अपने 2 अलग अलग डेरिवेशन हैं कि कांच की कोई पट्टिका या फिर गोलीय कोई पृष्ठ है, उससे आप अपवर्तन को दर्शाओगे। तो मैं अपने बन के आता था दर्पण अपवर्तन सूत्र, और यदि लेंस की बात करते वहां से अपने अपवर्तन को देखते तो अपने पास बन के आता था लेंस मेकर सूत्र। तो 2 अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है, तो गोलीय पृष्ठ के लिए आपको दे क्या रखा है, आपको म्यू का मान दे रखा है। म्यू का मान कितना 1.5, वक्रता त्रिज्या कितनी 20 सेंटीमीटर, ओके। प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी यू का मान कितना 100 सेंटीमीटर, लेकिन यू हमेशा माइनस में होता है, ओके। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब v का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करोगे, गोलीय कांच की पट्टिका वाला अपने पास फॉर्मूला है क्या, n2, जिसको आप अपवर्तन सूत्र बोलते हो, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल, ये ऊपर वाली राशि सेम होती है n2 - n1/r, ये सूत्र होता है। ये अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक, ये प्रारंभिक माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन प्रारंभिक माध्यम बच्चों वायु दे रखा है, क्योंकि वायु में रखा हुआ है एक बिंदु, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। तो ये बन जाएगा आपका सूत्र n2/v माइनस 1/u इज इक्वल n2 - 1/r हो जाएगा। इसमें आप जोड़वा की गुणा भाग कर लीजिए। n2 का मान कितना, कांच का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम कौन है, कांच है, तो ये हो जाएगा 1.5। v का मान, v तो आपको ज्ञात करना है, माइनस 1/u का मान 100 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल 1.5 - 1 में r का मान कितना है, r का मान 20 है, लो जी r का मान 20 है, ओके। तो यहाँ से आप कीजिए v का मान ज्ञात, तो ये बन जाएगा 1.5/v इज इक्वल आ जाएगा, ये मैं घटाता हूँ तो 0.5/20 हो जाएगा, और ये प्लस का है सामने जा करके माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों ये मान हो जाएगा 1.5/v, यहाँ से आप 100 लघुत्तम ले लोगे, तो 100 लघुत्तम लोगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, इसका 5 गुना यानी कि 2.5 - 1, और ये बन जाएगा 1.5/v, 1.5/100, 1.5 से 1.5 कैंसिल, उल्टा कर दीजिए, v का मान बच्चों 100 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये आपके लिए फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा इस कांच की पट्टिका से वो कितनी दूरी पे आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर के ऊपर निकल के आ जाने वाला है, ओके। तो ये अपने पास था एग्जाम्पल नंबर 6। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। कोई जादूगर खेल दिखाते समय म्यू बराबर 1.47 अपवर्तनांक का मान कितना 1.47
कि कांच के लेंस को किसी द्रव में डुबोता है। अपने पास ये एक द्रव से भरा हुआ पात्र है। द्रव का मतलब जल नहीं है, द्रव का मतलब जल, तेल, ग्लिसरीन कुछ भी हो सकता है, लिक्विड है। और डुबोने के पश्चात उसको वो अदृश्य कर देता है। एक लेंस था, उसको जल में डाल दिया गया, ये हो गया लेंस, और ये जो लेंस है वो अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या यह द्रव जल हो सकता है? और तीसरी बात, उस लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात करो, यानी कि जल में डालने के पश्चात उस लेंस की फोकस दूरी का मान कितना होगा, अर्थात द्रव में लेंस की फोकस दूरी का मान कितना होगा, वो आपको बताना है। तो कल हमने थ्योरी जब सीख रहे थे तो एक बात सीखी थी कि यदि आप किसी भी लेंस को उठा करके द्रव में डाल देते हो और वो अदृश्य हो जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इस पदार्थ और इस द्रव के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो। उस केस में ये पदार्थ है वो द्रव के अंदर आएगा और ये पदार्थ है वो अदृश्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी अदृश्य हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस लेंस और द्रव का अपवर्तनांक आपस में बराबर होगा। अब द्रव का अपवर्तनांक बच्चों आपको इतना दे रखा है, तो लेंस का बोले तो ग्लास का अपवर्तनांक भी कितना होगा, 1.47 होगा। तो अपने ये लिखेंगे कि कोई भी पदार्थ द्रव में आने के पश्चात अदृश्य होता है तो यह तभी संभव होता है जब पदार्थ और द्रव का अपवर्तनांक समान हो। अतः उस पदार्थ यानी कि लेंस का भी अपवर्तनांक कितना होगा, 1.47 होगा। ये पहला आंसर हो गया। क्या यह जल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि W के लिए, वाटर के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो तो 1.33 होता है और यहाँ तुम्हारे 1.47 निकल के आए। तो ये क्या हो सकता है, ये लगभग होता है जी ग्लिसरीन के लिए। ग्लिसरीन का ये अपवर्तनांक होता है लगभग 1.47। ओके, तो भाई लेंस की द्रव में फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। लिक्विड के अंदर FL ज्ञात करना है, लिक्विड में आपको फोकल लेंथ ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। हम ये जानते हैं, कल हमने सीखा था कि यदि आपने इस पदार्थ को इसके अंदर डाला, इस लेंस को अंदर डाला, फोकस दूरी कितनी होगी, पहली बात तो ये दोनों के अपवर्तनांक बराबर होंगे, ये अदृश्य हो जाएगा। अपवर्तनांक यदि दोनों के बराबर होते हैं तो उस केस में ये जो बनने वाला लेंस है ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये व्यवहार करेगा समतल दर्पण की भांति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई। अपवर्तनांक लेंस और द्रव का आपस में बराबर है, तो लेंस द्रव में किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है हमेशा। और समतल दर्पण की फोकल लेंथ कितनी होती है, अनंत होती है। अतः इस लेंस को द्रव में डालने पर यह समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा और इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये अपने पास इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। ये न्यूमेरिकल करवाने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप इसको इसके अंदर डालते हो द्रव में तो इसका फोकल लेंथ कितना बनता है और ये किसकी भांति व्यवहार करने लगता है। तो ध्यान रखना, ये समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा और फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। तो बच्चों ये अपने पास था 7वां एग्जाम्पल। आज टाइम को देखते हुए काफ़ी हो गए हैं, कल अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए लौटेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।